क्या कहा सर? Honorable Leader of the Opposition, you were saying something, sir? नहीं सर, जय श्री राम जय हिंद तो बोलो। नहीं, मेरा तो यही अनुरोध है कि जो भी रिक्वेस्ट इधर से हो चाहे उधर से हो, मेरे माध्यम से हो। ये डायरेक्ट कनेक्शन ठीक नहीं है। हाँ तो ठीक है। खुशी की बात सदन में सबके साथ शेयर करूं, अधिकांश जानते ही हैं, और एक दुख की बात भी है कि इस सदन के दो माननीय सदस्यों ने कैसे अपने अपने तरीके से देश में एक मैसेज दिया। एक तरफ एक माननीय सदस्य जो ट्राइबल एरिया से आते हैं, वो अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में जाने वाले हैं। विष्णुदेव साई जी, हम सबके लिए बड़े आनंद की बात है। छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है। We end with this. और सर, दूसरी तरफ माननीय सांसद papers to be laid 353 करोड़ रुपए, 353 करोड़ रुपए। No, nothing will go on record. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. No, nothing will go on record. Nothing has gone on record. Nothing has gone on record. I thought. One second. Take your seat. 1 second. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. The moment I thought you will, Pramod ji, I thought you will appreciate sense of anticipation of your chairman, Sir. that he got the matter concluded. Sir. And nothing has gone on record beyond the first part of it. अच्छी खबर है। नहीं, अच्छी खबर है कि नहीं? नो, मिस्टर पीयूष गोयल, ये अच्छी खबर है कि आपने एक ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाया है, उसको एंडोर्स कर रहे हैं। दूसरी खबर नॉट ऑन रिकॉर्ड। दूसरी खबर नॉट ऑन रिकॉर्ड। सिर्फ एक ही खबर रिकॉर्ड पर है। 1 second। Please hear the leader of the opposition. Sir, you will help us calm down the atmosphere. नहीं, उनको थोड़ा मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उनको पास करता हूं, क्योंकि वो प्राइवेटली कर दो सर। नहीं, वो मेरे माध्यम से नहीं, आपके थ्रू ही करता हूं कि झारखंड में कौन है हमारे कोएलिशन गवर्नमेंट में? जेएमएम के, वो ट्राइबल नहीं है। अच्छा, और आपको तो मालूम है, आप बहुत हिस्ट्री पढ़ते हैं। वसंत नायक 11 साल बंजारा कम्युनिटी का आदमी, वो भी महाराष्ट्र में, उनके स्टेट में था। अरे ये ऐसे एग्जाम्पल देख के लोगों को आप कमजोर करने की जो बात करते हैं, ये ठीक नहीं है। हमेशा ये चीज करते हैं। है कि माननीय वसंतराव नायक जी हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री थे, और ये भी वास्तविकता है कि जेएमएम पार्टनर है। पर हमारा कहना तो यही है कि कांग्रेस इतिहास में रहती है, वर्तमान की कांग्रेस आज 2G के अलावा कुछ सोचती नहीं है। वर्तमान की कांग्रेस ट्राइबल्स के लिए कुछ चिंता करती नहीं है। वर्तमान की कांग्रेस कोएलिशन पार्टनर्स के बलबूते पे ही चल पाती है। वर्तमान की कांग्रेस में ट्राइबल कुछ सपोर्ट या कुछ भी चिंता दिखती नहीं है। Honorable members, I have a middle ground. Rather than talking of the chief ministers who are associated with a particular party, we all are grateful that the nation today has a tribal woman as president. And that's a matter of joy for all of us. And she is our president, not a president of any specific party. So it's a sense of elation, not only nationally, but globally. That's a great achievement. Papers to be laid on the table
Shri Fagan Singh Kulaste. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम पर उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। General Retired V.K. Singh. सर, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। श्री राव साहेब दादाराव दानवे। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यवाही में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 4 in today's list of business. I think let them use their own discretion. No, they are fully equipped. There is no clerical error. No, and we can take pride in his senior colleague being absolutely doing justice to all of us. That machine went wrong and machine had to be repaired. So he is doubting that. Always remember, his name has Ram in it. दो राम कैसे? अच्छा, दो राम। श्री रामेश्वर तेली। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लिखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। श्री कौशल किशोर। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री अजय भट्ट। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, श्री सुशील कुमार मोदी। महोदय, मैं विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। रिपोर्ट of the department related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, श्री बाबूराम निषाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का 33वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Water Resources, श्री प्रमोद तिवारी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध जल संसाधन संबंधी अस्थायी समिति की 25वां और 26वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। Statement of the department related Parliamentary Standing Committee on Water Resources, श्री प्रमोद तिवारी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध जल संसाधन अस्थायी समिति की आगे की कार्रवाई के वक्तव्य के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Statements of the department related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology, श्री कार्तिकेय शर्मा। Sir, I rise to lay 9 statements, Hindi and English version, showing further action taken by the government on the recommendations contained in the 37th, 38th, 39th, 40th,
41st, 42nd, 49th, 50th and 51st action taken reports of the Standing Committee on Communications and Information Technology 23-24 as listed against my name in today's list of business. Statements by Ministers Shri Fagan Singh Kulaste. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यवाही के क्रम संख्या 13-1 पर मेरे नाम पर उल्लिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। श्री दानवे राव साहिब दादा राव। सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूं। कोयला मंत्रालय के अनुदान मांगे 22-23 के संबंध में विभाग संबंधित कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति। कोयला मंत्रालय के अनुदान मांगों 23-24 के संबंध में विभाग संबंधी कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों में कार्यान्वयन की स्थिति। Honorable members, 2 notices under Rule 267 received from Shri Sayyid Nasir Hussain and Dr. Ami Yaznik do not merit admittance. Honorable members, no, I have stopped the practice. I have reverted back to the earlier wholesome practice. I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 11 December 2023 with the following members: Shrimati Kanta Kardam, Miss Rose Pandey, Shrimati Jaya Bachchan, Shrimati Priyanka Chaturvedi, Dr. C.M. Ramesh, Shri Akhilesh Prasad Singh, Shri Tiruchi Shiva, Shri Sushil Kumar Modi. Yes, Shri Sushil Kumar Modi, I have given the name. Oh, शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, बट नाम में बहुत कुछ रखा है, सरनेम में ज़्यादा रखा है. I correct myself. Shri Sushil Kumar Gupta, the correct name. My Secretary General is Modi. So you think I am modified? Actually, let me tell you and betray my heart. मेरे दिल में डॉक्टर सुदेश धनखड़ के अलावा कोई नहीं है. And my heart is fully occupied. And this is endorsed by the leader of the opposition. देखिए, आप तो कह रहे हैं दूसरे लहजे में, आपने सात्विक तरीके से बात कही थी. Leader of the opposition had said so in sublimity, in elegant style, with positivity. There was no sarcasm in that. I think you are so close to such a veteran, you can learn a lot. You only have to be in reception mode. Yes. Not many people here have that kind of track record in political functioning. Sharad Pawarji is another. Matters raised with permission, Dr. Prashant Nanda, demand for timely disposal of pensions under Artist Pension Scheme and Welfare Fund. धन्यवाद सर. मैं उन कलाकार के बारे में बोलना चाहता हूं जिन कलाकारों ने देश के अस्मिता के लिए अपनी सारी जिंदगी दे दिए हैं. सर, ये वो कलाकार नहीं है, वो स्टार नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है,
उनके पास बंगले नहीं है, उनके पास सिर्फ प्रेम है देश के लिए। सर, ये वो कलाकार हैं जब वो देश की अस्मिता के लिए काम कर रहे थे तो खाने के लिए उनके पास समय नहीं था, और वो कलाकार हैं जो आज खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्हीं के बारे में आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, और इस हाउस में मैंने और एक बार भी बोल चुका हूँ। सर, ऐसे क्या है, एक सरस्वती देवी है उड़ीसा के, उन्होंने अप्रैल 2000 में उनका पेंशन बंद हो गया, और बहुत सारे हैं इस देश में जिनका पेंशन बंद हुआ पड़ा है। और आपको ये चीज़ भी मैं बोल दूं कि मैं भी खुद लिख लिख के थक गया और बोल के यहाँ थका नहीं हूँ, आशा रखा, पर ना कोई खबर ना कोई संदेश हुआ, ऋतु आए ऋतु जाए। सर, चिट्ठी तो मैं मंत्री जी को दिया था, और ये जो सरस्वती देवी, इन्होंने अंडर सेक्रेटरी को लिख के दिया था 22 को। अब सोचिए, ये कलाकार जिन्होंने अपनी देश अस्मिता को बचा के रखे हैं, उनका इस समय में उनको हेल्प करने के लिए सरकार ने व्यवस्था भी किया है। उनके पास है पेंशन स्कीम है, वेलफेयर फंड स्कीम है, उसी में से उनको मिलता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 हज़ार रुपया मिलता है, और 4-5 हज़ार रुपया में भी वो जी जाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनके लिए समय दीजिए। थोड़ा सा आप अगर समय देंगे तो वो जो कलाकार लोग हैं वो लोग बच जाएंगे, और ये भी हमारी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है। देश की अस्मिता के लिए जो पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं, उनके लिए क्या इतना नहीं कर सकते? और इतना बोलने के लिए, ये संवेदनशील जो मामला है, इसके लिए बोलने को मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और ये सोचता हूँ कि इस बार हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, जो किशन रेड्डी जी में धन्यवाद माननीय प्रशांत नंदा जी। डॉक्टर वी शिवदासन डिमांड टू डेवलप कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं अपना नाम यहाँ भेज दें। डॉक्टर वी शिवदासन for their intervention in the development of the Kannur International Airport. The airport is the hope of the people. Sir, the catchment area of the airport includes Kannur, Calicut, Kasaragod and Wayanad districts. And the people from Coorg also using this airport for their own airport. In Kannur, around 5,000 acres of land owned by the state government for the development of the Kannur International Airport project. The KIAL also heavily invested in the infrastructure facilities. The sizable number of people, NRI population is here, sir. Historically, Malabar has a great contact with the foreign countries like Arabian land. The cargo products such as marine products, handlooms and handicrafts have enormous potential in this region. Kannur, the land of looms and loaves and surrounding region has a high and tourism potential, the biggest thriving beach in Asia, Naval Academy of Indian Navy, the great centers of Indian freedom movement and the noted places of folk arts also here, sir. The thousands of tourists visits here to see the beauty of the land, to study the historical monuments and enjoy the weather and flora and fauna. The one side of the border of the one side of the districts, Arabian Sea, other side is Western Ghats. Sir, thousands of tourists are visiting this area. The development of this area is inevitable for the sustainable development of the people, sir. Foreign airlines are requesting for providing their services on this airport, but the ministry is not ready to allow the permission. At the same time, they have given the permission to some other airport. The entire people of Kerala
together they are requesting for granting the point of status of Kannur International Airport. Sir, but this union government is not ready to allow the permission. They are trying to catch the Kannur International Airport because they are trying to catch the dream of the people. In the ministry, some of them targeting the people of Kannur and the international airport, the dream project of Kerala. Sir, Mangalore Airport and Trivandrum Airport is running by a big corporate company. If the government is trying to protect the profit of this big corporate company, their own friend, so I am telling to them, sir, then I am sure they will be punished by the people today or tomorrow. They will be punished by the people today or tomorrow. With these words, I am concluding, sir. Please protect the airport. Please try to help them, Kannur International Airport. The government should do their duty. This is my request. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Mani Sant Balbir Singh ji, demand to address the problems being faced by the farmers of Punjab due to financial recession. बहुत ही सत्कारयोग उप चेयरमैन साहब धन्यवाद थोड़ा टाइम देने का सो असी अज पंजाब के किसानों के जो मंदहाली वाल नूं जा रहे हैं उन्होंने मंदहाली चों कढ़न वास्ते सारे संसद और सरकार का ध्यान दिवाना चाहते हैं सो किसी पंजाब की कहावत है उत्तम खेती मध्यम विचार व्यापार निखिध चाकरी भीख गुवार सो भाव के सब तो उत्तम खेती जिहड़ी गिनी जाती सी अज उस खेती नूं जिहड़ा है पंजाब दा नौजवान छड्ड के विदेशां नूं जा रहा साडे नौजवान भी पलायन कर रहे हैं ते नाल पैसा भी जिहड़ा है वो विदेशां नूं जा रहा सो किसान ते मजदूर खुदकशियां दे राह दे उत्ते आ गए ताज़ा रिपोर्ट अनुसार देश दे विच रोजाना 114 किसान मजदूर दिहाड़ीदार जिहड़े है वो खुदकशियां कर रहे हैं सो किसान अंदोलन दे समय च सरकार ने किसानां दियां मंगां मन्नियां सी जिस कारण वो मंगां हजे तक MSP लागू नहीं हुई किसानां दे विच इस दी बेचैनी आ वो लागू होनी चाहिदी है हर साल सरकार 23 फसलों के उत्ते MSP दिंदी है पर वो खरीदियां सिर्फ कणक ते झोना ही जांदा तुसीं जो मक्की की फसल 1962 रुपये MSP सरकार ने ऐलान की है पर वो विकी किन्ने 700 तो लैके 1200 तक वो सारा जोड़ा है सिर्फ एक दुखावा है कि MSP असी ऐलान कर दी उन्होंने खरीद कोई नहीं रहा ये बहुत वड्डी जी समस्या है पंजाब दे विच सो साडी ये बेनती है कि MSP जी है गारंटी कानून उन्होंने लागू किया जाए जो स्वामीनाथन रिपोर्ट आ लागू किया जाए क्योंकि स्वामीनाथन इस दुनिया तो चले गए आपां भी उन्होंने प्रति जिहड़ा सी श्रद्धांजलि भेंट की है सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उन्होंने सिफारिशां कीतियां वो सिफारिशां जिहड़ियां है खेती दे विच वो लागू कीतियां जाण ताकि खेती एक लाहेवंद धंधा बन जाए असीं धन्नवाद करते हैं सत्कारयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिन्हां दे यत्नां सदका करतारपुर का लांघा जिहड़ा है वो चलिया पर असीं मंग करते हैं कि वाघा बार्डर जिहड़ा है वो बिजनेस वास्ते वो खोलिया जाए क्योंकि जिस वेले पंजाब दे विच आलू 5 रुपये किलो विकदा हुंदा पाकिस्तान दे विच 150 रुपये किलो विकदा आलू पंजाब दा ही है जां तां जिहड़ा है गुजरात रही जांदा जां वाया दुबई होके पाकिस्तान आउंदा जेकर वो सिल्क रोड चालू किया जाए क्योंकि असीं चीन नाल भी व्यापार करते हैं वो किहड़ा साडे लई रोज़ गुलदफ्ता लैके खड़े हुंदे आ पर पाकिस्तान वाल भी जिहड़ा है वो बार्डर खुल जाए तो बहुत वड्डा जिहड़ा हैगा आर्थिक तौर पर खास करके जिहड़ा हैगा पंजाब नूं उहदा लाभ होऊगा ये साडी आप नूं सनिवर बेनती है तो धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नाउ डॉक्टर M Thambi Durai demand to start 8-lane road project between Karur and Coimbatore and 6-lane road project between Karur and Trichy. I would like to draw the attention of the Honorable Minister of Road Transport and National Highways to a road project which is pending for a long time in Tamil Nadu. Sir, Karur to Coimbatore National Highways 8-lane project was approved long time ago by the Ministry of Union Government, but it is not yet implemented. Likewise, Karur-Trichy National Highways 6-lane project is also a necessity in the present circumstances.
and I request the Honorable Minister to start these projects for the reason that I am explaining now. Karur is a city in Tamil Nadu famous for production and export of handlooms, textiles and mosquitoes net. Further, it is also a famous city for bus building industries. There are also cement factories established in Karur. It is a very big city in itself, sir. Coimbatore is also a Manchester of South India, and Coimbatore it is well known. Trichy is also a major city which is producing a lot of industries in that area. Therefore, sir, you know very well, during our former Chief Minister of Tamil Nadu, Edappadi Palaniswamy, he has taken a lot of effort to implement this project and tried to cooperate with the central government. He appointed many officials to acquire the land, everything. But in spite of our former Chief Minister Edappadi Palaniswamy, I don't know why this project is still pending. Because of the importance of this project, strategic city, which are all corporations themselves. Karur is a corporation, Trichy is a corporation, and Coimbatore corporation. These corporations have several thousands people travel from one to other on a daily basis. And if the 8-lane projects between Karur and Coimbatore and 6-lane project between Karur and Trichy is implemented, travel between the Trichy and Coimbatore can be reduced to 2 hours and will boost for the economy, sir. And also, because of the lack of these roads, lot of accidents are taking place, especially Karur people suffering a lot. Many accidents took place, many people died. Therefore, the tragedy thing we are seeing in the city, that area. Therefore, it is very necessary. I request the Honorable National Highways Authorities and also Minister to see that this project, that Karur to Coimbatore and also Karur to Tiruchirappalli, both can be connected. The airport also, Coimbatore Airport and Trichy Airport, connecting 2 hours we can travel. That is the facilities. Therefore, I am request the Honorable Minister and the central government and also state government also to cooperate in that, to see that project can be implemented, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. M. Thambidurai. Dr. Santanu Senji request to change the logo of the National Medical Commission. Thank you, sir. The country as a whole and the entire medical fraternity demand the restoration of previous logo of National Medical Commission. Sir, earlier it was Indian Medical Degree Act 1916, which became Indian Medical Council Act 1933, and finally it became Indian Medical Council Act 1956. And thereafter, despite having several objections from different corners of the society and the fraternity, it was repealed, and National Medical Commission came into force from 25th September 2020, repealing the 64 years old Indian Medical Council Act 1956. Sir, earlier it was termed as Western medicine, then it became medicine, and finally it was termed as modern medicine. And the logo of modern medicine is codices. And there was no need, and there was no permissible conditions for the provisions of National Medical Commission is concerned that this logo can be changed. But unfortunately, we have seen in recent past, I don't know whether because of the government instruction or by National Medical Commission itself, they have changed the logo and they have brought a photograph of Dhanvantari in the logo, sir. Sir, change of logo was absolutely not needed. It's symbolizing one particular religion. What is the function of National Medical Commission? It regulates the medical curriculum. It gives sanction to the new medical colleges. Its function is not to promote any particular religion, sir. Even the Ayush department, they didn't change their logo, but National Medical Commission, they have changed their logo, sir. It's against the basic oath which we the doctors take after passing MBBS, be it the Charok oath or be it the Hippocratic oath. We take oath that we will treat each and every patient irrespective of their caste, creed and religion. Yes. We are not bound to treat one particular religion, sir. Sir, again, it is the basic essence of the Indian Constitution, which through its Article 25 and 26, after the 42nd Amendment in 1976, speaks about that India is a secular country and we should promote dovetailing of religions. There are 8 major religions of the world in the country that exist very much in our country, sir. Sir, we know by now that we worship Ram and some uses the religion for their political benefit. It is known to all that in UP, one Dalit is forced to lick his feet from the ground
because his son gets married to another community woman. And it's known to us by now that in Lok Sabha, their MP openly abuses one Muslim MP, and the ethics committee and the privilege committee remain silent on this. So we do demand, and Indian Medical Association being the largest organization also demand that immediately the previous logo, which does not symbolize any particular religion, should be restored, sir. Thank you very much. Thank you. Manni Sri Ramji, regarding displacement of tribals in Dadra and Nagar Haveli. Please, Mani Mantri ji, kuch bolo. Please. Please, Mani Mantri ji, please. धन्वंतरी हिंदुस्तान के मेडिकल साइंस के प्रतीक है। उसका लोगो ऑलरेडी उसमें था ही, उसमें केवल थोड़ा सा कलर किया है और कुछ नहीं करा है। दूसरा क्या उसमें No, please, not allowed. Dr. Thambidurai ji, no, please. ये हमारे लिए क्या देश, माननीय वाइस चेयरमैन सर, हमारी विरासत से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हिंदुस्तान की विरासत है, ये मेडिकल साइंस का प्रतीक है। जिन्होंने मेडिकल साइंस में इतना रिसर्च किया था, उसके प्रतीक के रूप में हमने फोटो रखा है, उसमें और कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें तो प्राउड फील करने का समय है, उसके लिए क्वेश्चंस करने का समय नहीं है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय श्री राम जी not present. Dr. Thambidurai ji, you are not allowed, please, you are senior man. Mani Sri Abir Ranjan Vishwas need to address the rising cases of crime against women. Mani, please take your seat. Mani Abir Ranjan Vishwas. So thank you for allowing me. My subject is need to address the rising cases of crime against women. Sir, I would wish to bring to your notice that the recent National Crime Records Bureau, that is the NCRB, has reported revealing a staggering figure of 4,45,256 cases of crimes committed against women in 2022. Shame. So this translates to about 51 FIRs filed every hour. My God. Shame. And sir, the issue of women's safety has become very paramount. It is imperative for authorities to address this concerning trend and implement robust measures ensuring the safety and security of women all across the nation. Sir, while the data underscores the urgent need to have comprehensive strategies to combat gender-based crimes, it's noteworthy that Kolkata stands out as the safest city in the country. Yes. This distinction highlights the effectiveness of local initiatives and law enforcement efforts in creating a secure environment for women. Sir, to further enhance women's safety nationwide, it is crucial for policymakers to analyze successful models like that of Kolkata and replicate best practices that are available all over the nation. This may include increased police presence, community engagement programs, and leveraging technology for a rapid response to such incidents. This alarming statistics underscores the responsibility of both law enforcement and roping in and engaging the community to work collaboratively in tandem in creating a society where women can live without fear. Sir, it is essential to prioritize and invest in women's safety, ensuring that every city and region becomes a safe haven for women to thrive and contribute to the nation's progress. Thank you, sir. Thank you, Manya Veer Ranjan ji. Honorable Sri Dhananjay Bhim Rao Mahadik ji, demand for electrification and doubling of railway track between Kolhapur and Miraz. धन्यवाद उपसभापति जी। सर, कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक बहुत ही समृद्ध ज़िला है। पर कैपिटा इनकम में देश में हम दूसरे स्थान पर हैं। कोल्हापुर में एक प्राचीन महालक्ष्मी जी का मंदिर है। देवी महालक्ष्मी जी का तिरुपति बालाजी से धार्मिक संबंध होने की वजह से रोज़ लाखों श्रद्धालु कोल्हापुर आते हैं। सर, टूरिज़्म के कई सारे साइट्स हैं, बहुत अच्छे मंदिर हैं, 13 किले हैं, उसमें से विशालगढ़ और पनालगढ़ जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वास्तव रह चुका है। छत्रपति शाहू महाराज जी का जन्म स्थान भी कोल्हापुर है। सर, कोल्हापुर में बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से
शुगर केन की रिकवरी देश में सबसे ज़्यादा नंबर 1 कोल्हापुर में है सर। यहाँ के लोग मेहनती हैं, इंडस्ट्री का एक बड़ा हब यहाँ पे बन चुका है, जहाँ कपड़ा, गुड़, चीनी की कई सारी मिलें हैं, फाउंड्री है, कास्टिंग है और रेमंड जैसी बड़ी इंडस्ट्री भी यहाँ पे है सर। सन 2015 में रेलवे विभाग ने कोल्हापुर पुणे विभाग में पुणे से लोंडा वाया मिरज रेलवे ट्रैक की डबलिंग लाइनिंग का विद्युतीकरण के लिए लगभग 500 करोड़ का आवंटन किया था। मिरज से कोल्हापुर केवल मात्र 47 किलोमीटर है सर, और मैं लोकसभा में था तब से ये मांग कर रहा हूँ कि मिरज से कोल्हापुर डबल लाइनिंग होना चाहिए। जो पुणे लोंडा था मिरज तक, वो काम लगभग पूरा हो चुका है सर। तो अभी सर डबल रेलवे लाइनिंग होने से कोल्हापुर के लिए कई अधिक ट्रेनें और अधिक व्यवसाय का फ़ायदा हो सकता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध है कि कोल्हापुर मिरज रेलवे ट्रैक की डबलिंग लाइनिंग और विद्युतीकरण की मंजूरी दी जाए। इसमें भविष्य में कोंकण रेलवे लाइन के विस्तार के लिए भी इसका फ़ायदा होगा। साथ ही जो वंदे भारत जो बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है, उसकी भी अनाउंसमेंट कोल्हापुर मुंबई के लिए हो चुकी है, वो भी जल्द से जल्द शुरू की जाए। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के एक विजनरी लीडर है, उन्होंने कोल्हापुर के लिए बहुत कुछ दिया है। यातायात के लिए, आवागमन के लिए 6 लेनिंग रोड कोल्हापुर से जा रहा है। इंडस्ट्रियल हब जो कॉरिडोर बन रहा है वो भी कोल्हापुर से जा रहा है। कोल्हापुर का एयरपोर्ट हमारे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 274 करोड़ दे के वो भी फुल फ्लेजेड चल रहा है, 5-6 फ्लाइट चल रही है। PM ई बस सेवा केंद्र के माध्यम से 100 बसेस आवंटित हुई है। तो सिर्फ ये रेलवे का एक काम जो है पिछड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोल्हापुर मिरज जल्द से जल्द डबलिंग विथ इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय धनंजय भीमराव महादिक जी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी, डिमांड टू रिजॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इन ओडिशा। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी बच्चों की शिक्षा के विषय में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। मान्यवर विषय है जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, EMRS, उसका जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, और दूसरा जो EMRS स्कूल्स जो नॉन फंक्शनल हैं। महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 2020 का एक रिवाइज्ड गाइडलाइन है, जिसके तहत EMRS स्कूल्स का स्थापना करने के लिए एक ब्लॉक में कम से कम 50% आदिवासी जनसंख्या होना चाहिए और कम से कम 20,000 की आदिवासी की जनसंख्या होना चाहिए। महोदय, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अपनी 31वां रिपोर्ट 2020 अप्रैल में, जो उसका टाइटल है रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ EMRS, इस पॉपुलेशन क्राइटेरिया को अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी बताया, और 41st रिपोर्ट में भी उन्होंने यही बात को दोहराया और चिंता जाहिर की। क्योंकि महोदय, ये जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं देश में जहाँ पे 50% का आदिवासी जनसंख्या ना होके 42%, 45%, 40% है। तो सर, वो ब्लॉक्स के बच्चों का क्या गलती है कि उनको ये EMRS एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन से डिप्राइव किया जाए। मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा महोदय। एक उड़ीसा में एक ब्लॉक है पालहड़ा ब्लॉक, अंगुल जिले में, जिसमें आदिवासी जनसंख्या है 40%, और एक ब्लॉक है कनकड़ाहाट, ढेंकानाल जिले में, जिसमें 43% आदिवासी पॉपुलेशन है, और एक ब्लॉक है पाइकमाल, बरगढ़ जिले में, जिसमें करीबन 36% आदिवासी है। और तीनों ब्लॉक में EMRS स्कूल्स नहीं हो सकते पॉपुलेशन क्राइटेरिया की वजह से। तो सर, ये बहुत अच्छा स्कीम है, एक्सीलेंट स्कीम है, लेकिन ये जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है सर, इसके तहत बहुत सारे सर आदिवासी बच्चे डिप्राइव हो जा रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के तहत। और दूसरी बात सर, अभी उड़ीसा में 104 EMRS स्कूल्स का सर सैंक्शन हुआ है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 32 स्कूल्स ही फंक्शनल हो पाए हैं। 72 स्कूल अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाए। सर, ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में कहा कि करीबन 40,000 करोड़ रुपया का सैंक्शन किया गया EMRS स्कूल्स में टीचर्स अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन सर, जब स्कूल ही फंक्शनल नहीं होंगे तो सर ये टीचर्स अपॉइंट होकर भी क्या फ़ायदा। तो सर, मेरे सरकार से यही सर विनती है कि जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया को रिविजिट किया जाए। और इस बारे में मैंने सर चिट्ठी भी लिखा था मंत्रालय को, और माननीय मंत्री रेणुका सिंह जी का भी मेरे पास रिप्लाई आया था कि 2025-26 में ये जो क्राइटेरिया है इसका पुनर्विचार किया जाएगा। ये उन्होंने रिप्लाई दिया अपनी चिट्ठी में। तो सर 3 साल बहुत देर हो जाएगा सर, आदिवासी बच्चे 3 साल के जो डिप्राइव हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि सरकार इस बारे में ध्यान दे। धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय सुजीत जी। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी, नीड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। महोदय, ऑल इंडिया सर्विसेज यथा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर को ज्वाइनिंग के समय और फिर प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का अनिवार्य रूप से ब्यौरा देना पड़ता है। सीएजी भी प्रति वर्ष वेबसाइट पर अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एमएलए एमपी का चुनाव लड़ने वाले लोगों की संपत्ति मतदाताओं को जानने का अधिकार है। तो जब कोई एमपी एमएलए चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसको अपनी संपत्ति का एफिडेविट फाइल करना पड़ता है और एमपी बनने के बाद 90 दिनों के भीतर और फिर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक सभी एमपीज को संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। यहाँ तक कि सेंट्रल कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री तक सभी मंत्री प्रति वर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, अगर मंत्री, एमपी, मंत्री, आईएएस के समान जजेस के लिए भी एसेट डिक्लेरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को वर्तमान कानून में संशोधन करे या नया कानून बनाए या कॉलेजियम इसके लिए मैकेनिज्म विकसित करे। सभापति महोदय, एनीबडी होल्डिंग पब्लिक ऑफिस एंड ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम एक्सचेकर should compulsorily declare annual details of their properties irrespective of the position that person holds. जिस प्रकार एमएलए एमपी की संपत्ति जानने का वोटर को अधिकार है, उसी प्रकार litigant has a right to know the assets of judges. This will repose the confidence and trust of the litigating public in the judicial system. If the minister who decides about awarding a tender has to disclose his assets, why not the judge who decides if the minister's decision is right or wrong? Both are public authorities discharging public function. सभापति महोदय, मैं सदन को भी बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 7 मई 1997 को ये निर्णय लिया कि सभी जजेज अपनी प्रॉपर्टी का मैंडेटरी डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इसको वॉलंटरी कर दिया। और आज ही सुबह मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गया, 2018 के बाद उसको अपडेट नहीं किया गया क्योंकि वॉलंटरी है और केवल 55 जजेस की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और केवल 5 हाई कोर्ट की वेबसाइट पर सूचना है और वो भी कुछ ही जजेस की है। और इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसकी धन्यवाद माननीय सुशील कुमार मोदी जी। जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, काइंडली सेंड योर नेम्स हियर, यू नो द प्रोसेस। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी, कंसर्न ओवर राइजिंग केसेज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। धन्यवाद, आपने मुझे 0 आवर में अपनी बात रखने का मौका दिया। आज मैं इस सदन के समक्ष एक बहुत ही संवेदनशील और चिंताजनक मुद्दा उठाना चाहूँगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरस्टेट ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग भी शामिल है। यह नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू बन जाता है, क्योंकि इससे जो ब्लैक मनी जनरेट होती है वही आगे जाकर आतंकवाद, ड्रग ट्रेड, आर्म्स ट्रेड और इस जैसे अन्य गैर कानूनी कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। हमारे संविधान में सिर्फ 2 मुद्दों को डायरेक्टली पनिशेबल बनाया गया है, ट्रैफिकिंग और अनटचेबिलिटी को, और इसे आर्टिकल 23 के माध्यम से फंडामेंटल राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत रखा गया है। यदि हम नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड पर जाएं तो 2022 में जो केस रिकॉर्डेड हुए वो 2112 थे, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यदि हम गहराई में जाएं तो ये शायद मुद्दे लाखों में, ऐसे केसेस लाखों में आएंगे। मैं इस सदन में पंजाब से आता हूं।
जहां क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग के केसेस भी सामने आते रहते हैं, जहां महिलाओं को नौकरी के नाम से अच्छी तनख्वाह देने के लालच में दुबई, ओमान वगैरह ले जाया जाता है और वहां ले जाकर उनसे हैरासमेंट शुरू होती है। पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, कैद में रखा जाता है, खाना नहीं दिया जाता, स्लेवरी कराई जाती है, डोमेस्टिक हेल्प ज़बरदस्ती कराई जाती है, जिसकी पेमेंट भी नहीं की जाती। इसके साथ साथ सेपरेटली चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, प्रोस्टिट्यूशन, बॉन्डेड लेबर जैसे कारण भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पैदा होते हैं। भारत सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए दी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2018 में लोकसभा में पास करवाया, लेकिन लैप्स होने की वजह से ये पारित नहीं हो पाया। तो मैं चाहूँगा और भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर फिर से संज्ञान लें और एक डेडिकेटेड कानून लेके आएँ ताकि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को रोक सकें और जो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उस पर सख्त एक्शन ले सकें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक मित्तल जी। माननीय डॉक्टर सस्मित पात्रा जी, डिमांड टू इंक्लूड अहिंसा इन preamble of the Indian Constitution. Honorable Deputy Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity on this very important topic. The topic is demand to include ahimsa in the preamble of the Indian Constitution as proposed by Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji. Sir, in May 2018, Odisha's Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, during the first meeting of the Committee for 150th Birth Anniversary Celebrations of Mahatma Gandhi, had proposed that the idea of ahimsa or non-violence should be included in the preamble of the Indian Constitution. Honorable Deputy Chairman, sir, he had said this would inspire future generations, not only of India, but also people around the world who would be reminded of the profound truth of this principle. He further said that this is the most important aspect of Mahatma Gandhi, the doctrine of non-violence, because it talks about poverty and social injustice as the greatest violence against humanity. Again in December 2019, Honorable Deputy Chairman, sir, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, reiterated his demand for inclusion of ahimsa, non-violence, in the preamble of the Indian Constitution while addressing the second meeting of the National Committee for Celebration of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. And he said that ahimsa is the most powerful message given by India to the world, and that ahimsa has made our freedom struggle a unique freedom struggle in the entire world, while ahimsa is the only path of peace, development and equality. You'd be happy to know, Honorable Deputy Chairman, sir, that in March 2021, the Odisha Vidhan Sabha, the Odisha Assembly, unanimously passed a resolution to include ahimsa, non-violence, in the preamble of the Indian Constitution. The resolution was passed to commemorate the 100th anniversary of Mahatma Gandhi's visit to the state of Odisha. He had first visited on March 23rd, 1921. And in this way, Honorable Deputy Chairman, sir, Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji has been repeatedly requesting for ahimsa to be added in the preamble of the Indian Constitution. The Odisha Vidhan Sabha, unanimously, all MLAs, both BJP, Congress, BJD, independents, everyone came together and said, ahimsa ko Bharat ke Samvidhan ke preamble mein shamil kariye. This is beyond party. This is about the very philosophy of India. This is about the very identity of India, which is ahimsa and non-violence. In this regard, I reiterate that let the government bring about a proposal and an amendment to include ahimsa in the preamble of the Indian Constitution. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। डॉक्टर फौजिया खान जी, इशू ऑफ लेजर इंटरफेरोमीटर gravitational wave observatory in Hingoli, Maharashtra. Sir, as India takes off into the realms of scientific advancement, and as a proud Indian, I would like to say, न तू ज़मी के लिए है, न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए. Sir, India has embarked upon a momentous journey marking its celestial prowess
by touching the moon and nearing the sun. Yet, our quest to unravel cosmic mysteries has only just commenced. In the heart of Maharashtra's Hingoli, a barren expanse of land is poised to become the ground for one of the world's most ambitious scientific initiatives, the LIGO Observatory, dedicated to unraveling gravitational waves. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister of India for swiftly considering the plea that I personally made to him and granting the government's wholehearted approval and a sanctioned fund of rupees 2,600 crores for LIGO India, sir. Sir, this project promises an impactful change for the underprivileged in the Marathwada region of Maharashtra, making it a big hub for science. It pledges not only extensive scientific research, but also substantial investments in education, healthcare, and infrastructure, revitalizing the entire area. I implore the government to seize this opportunity by establishing a science city, fostering a world-class research university, constructing state-of-art infrastructure with robust connectivity, and all around the LIGO project, sir. Moreover, I propose the creation of a dedicated committee tasked with overseeing and guiding this monumental project. This committee would offer recommendations and strategies to harness this opportunity for the comprehensive development of Marathwada region. This endeavor isn't merely about a scientific exploration. It is about fostering a future where knowledge, innovation, and progress thrive, sir. Let us unite in our commitment to leverage this endeavor for the holistic advancement of our nation and its people. Sir, this is only the third location in the world that NASA has identified to set up this laboratory. Thank you, sir. Thank you, Dr. Fauzia Khan ji. माननीय श्री संदीप कुमार पाठक जी, demand to release dues under National Health Mission and Rural Development Fund to the state of Punjab. धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज मैं पंजाब के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके समक्ष और आपके माध्यम से इस पूरे देश और सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर, पंजाब का बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार के पास अटका हुआ है। केंद्र सरकार ने वो पैसा रोक के रखा हुआ है। लगभग आरडीएफ जो रूरल डेवलपमेंट फंड है उसमें 5,500, नेशनल हेल्थ मिशन का 621 करोड़, एमडीएफ का लगभग 850 करोड़, स्पेशल असिस्टेंस का 1800 करोड़, टोटल लगभग 8,000 करोड़ पंजाब का पैसा केंद्र सरकार के पास अटका पड़ा है, रोका हुआ है किसी कारणों से। मैं आज आपके माध्यम से केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सर, पंजाब के साथ अन्याय ना हो, पंजाब के अधिकार का पैसा उसे मिलना चाहिए। अगर मैं आरडीएफ की बात करूं सर, तो रूरल डेवलपमेंट फंड मोस्टली मंडी के रख रखाव और निर्माण के लिए होता है। इसके साथ साथ लगभग 67 किलोमीटर मंडी के आसपास का जो रोड होता है, सड़कें होती है, उसकी रख रखाव के लिए होती है। पिछली सरकारों ने किसी भी कारण से वो पैसा किसी दूसरी चीज़ों में खर्च कर लिया, तो केंद्र सरकार ने वो पैसा रोक दिया कि भाई आप उसको सही उपयोग नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सही है, लेकिन अब सरकार बदल गई है। पंजाब की जनता का हक सिर्फ इसलिए कि पिछली सरकार से एक गलती हुई होगी या जो भी कारण रहे होंगे, रोका नहीं जा सकता है। मेरा ये मानना है कि इसमें कई बारी चिट्ठी लिखी गई, केंद्र सरकार ने बड़े सकारात्मक तरीके से उत्तर भी दिए कि भाई आप नियम बनाइए कि उस पैसे को सही जगह उपयोग करोगे। पंजाब सरकार ने नियम बनाया, नियम के बाद केंद्र सरकार ने सहमति भी दे दी। हमने, पंजाब सरकार ने तो धन्यवाद तक दे डाला केंद्र सरकार को कि सर आपका बहुत बहुत आभारी है। पैसा फिर भी रुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला गया है सर, अब सुप्रीम कोर्ट पे लटका हुआ है। दूसरा है सर नेशनल हेल्थ मिशन का। सर, यहाँ माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन का सर लगभग 621 करोड़ रुपए रुका पड़ा है। इसमें यह कहा जाता है कि आम आदमी क्लिनिक जो है उसका केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती है, एनएचएम के जो पैसे हैं वो उस पे जा रहा है, इसलिए रोका गया है।
पर सर नेशनल हेल्थ मिशन के पैसा तो दवाइयों में भी जाती है, मशीनों में भी जाती है, जिला अस्पतालों में भी जाती है, तहसील के अस्पतालों में भी जाती है, और भी कई अस्पताल है उसमें जाती है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो स्पेसिफाई कर दे कि भाई हम आम आदमी क्लिनिक पे पैसा नहीं खर्च करोगे तो आम आदमी क्लिनिक के लिए ना दे सर, बाकी के लिए तो दे। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आम आदमी क्लिनिक के लिए पैसा पंजाब सरकार अपने जेब से लगा रही है, उनका फंड है। तो मेरा ये मानना है कि इस पर ध्यान देना चाहिए सर। बड़ी मुश्किल से जीएसटी का पैसा मिला, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर वो नहीं भी देते तो हम क्या कर लेते, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते रहते। सर 35,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 35,000 राज्य और केंद्र सरकार के मुद्दों से संबंधित। सर ये देश कैसे आगे बढ़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। योर टाइम इज ओवर। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते, प्लीज। क्वेश्चंस राइज किया है, मुझे लगता है कि सदन को क्लैरिफाई करना आवश्यक है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। भारत सरकार फेडरल डेमोक्रेसी का सम्मान करती है, कोई राज्य को अपने अधिकार से वंचित ना रहे उसकी हम स्वयं चिंता करते हैं, लेकिन सरकार का दो दायित्व होता है। नो 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 नो, सरकार का दो दायित्व होता है, जो व्यवस्था के प्रति सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है। एक सिर्फ माननीय मंत्री की बात रिकॉर्ड पे जाए। एक सरकार नीति नियमों से बंधी हुई होती है, दूसरा पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। सरकार कोई स्कीम बनाती है, पार्लियामेंट की अनुमति से कोई योजना बनाती है, और भारत सरकार जो योजना बनाती है, कोई स्कीम बनाती है, वो सरकार की योजना के लिए होता है। और ये योजना जो सरकार चलाती है, सभी सरकार को कभी हमने कोई फंड नहीं रोका है। अभी यहाँ माननीय सदस्य ने जो अपनी बात कही है नेशनल हेल्थ मिशन के संदर्भ में, नेशनल हेल्थ मिशन हो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसका पुराना नाम था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए जो उसमें नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। उसका मॉडर्नाइजेशन के लिए प्लीज, नो प्लीज, दैट्स अ प्रोसेस इज देयर मिस्टर देवी, प्लीज सिट, देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट। उसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उसकी सैलरी का 60% देने के लिए सम्मानीय सदन ने हमें अनुमति दी है। वहाँ पर जो मेडिसिन आती है, मुफ्त मेडिसिन, उसमें 60% पैसा देने के लिए सम्मानीय सदन ने हमें अनुमति दी है। जो जिस सरकार इस योजना का ये ही स्थिति में अमल करता है उसको हम भली भांति मदद करते हैं, लेकिन कोई सरकार ये योजना अपने नाम से करे और हमारी योजना ही ना रहे, जिसको पार्लियामेंट की अनुमति ना हो, जो रूल्स रेगुलेशन में आता न हो, जिसको कैबिनेट की अप्रूवल न हो, उसको तो हम कैसे पैसा दे सकते। इसलिए किसी को पैसा देने के लिए हमारी माननीय विवेक ठाकुर, माननीय विवेक ठाकुर, इट्स नॉट, देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट। डेरिक जी आप जानते हैं ये प्रोसेस। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर, धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिससे हमारे बच्चे और युवा पीढ़ी का भविष्य उनकी सेहत से जुड़ी हुई है। जैसा कि कहा जाता है आरोग्यम धन संपदा, परंतु आज युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य के साथ जिस प्रकार ये कुछ कंपनियां जो जंक फूड के बिजनेस में हैं, एनर्जी ड्रिंक के बिजनेस में ये कर रही हैं, ये मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। शुगर और सॉल्ट हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी और खान पान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन इसका अति उपयोग स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से हानिकारक होता है ये हम जान लें, क्योंकि भारत में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के पेशेंट की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, इसका कुछ डेटा जो है मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जो कि ICMR का एक स्टडी है जो पब्लिश हुआ है बहुत विश्व के प्रतिष्ठित जर्नल में, द लांसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी। India is home to a whopping 315 million people with hypertension, 101 million with diabetes, 136 million Indians are pre-diabetic, 213 million people live with high cholesterol, 185 million suffer from high LDL cholesterol or bad cholesterol, while 254 million live with generalized obesity and 351 million have abdominal obesity. These non-communicable diseases were also behind 65% of deaths in India. महोदय,
हमारे युवा पीढ़ी तो हम सब इस समस्या से जूझ ही रहे हैं कि जंक फूड जो है क्वेश्चन नंबर 76 श्री सुशील कुमार मोदी। पूछता हूं। Honorable Minister. Sir, a statement is laid on the table of the House. First supplementary, Shri Sushil Kumar Modi. समिति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यूपीए 2 के दौरान कितने के ऑयल बॉन्ड इशू किए गए थे, कितने का पेमेंट हो चुका, कितना बकाया है और बाकी कब तक इसका भुगतान और सरकार करेगी? Honorable Minister. Sir, the question is on the utilization of cylinders by beneficiaries of Ujjwala. But sir, I have a learned colleague. He has asked a question which is somewhat not directly, but somewhat distantly related to the issue. And he has sought a question which is interesting. The question seeks to know how in the tenure, during the tenure of the previous government, the issue of price rise, I think that should be the question, was confronted. It was confronted, as the honorable member has said, through the floating of oil bonds, which in essence means that if you have a financial difficulty that you have to confront, then you float bonds and someone else will have to pay them back. So those oil bonds floated between the years 2004 and 14, that I think was the tenure of that was the period. I think there were close to 1,41,000 crores, but I seek forgiveness if my figure is slightly misaligned, but it's not. No, you mean numerical figure. Numerical figure. No, my figure, sir, I'm trying to lose weight. Sir. Yes. It's a constant struggle also, sir. 1,41,000, and the honorable member has said, how do you do it? Sir, but in the Punjabi language, if I may be permitted, because the leader of the opposition had said, why don't you speak in Hindi? I was tempted to speak in Punjabi. Sir, Punjabi mein hum rishte zara jaldi jod lete hain. But I was not implying that in totality. हमें 1,41,000 करोड़ के जो नाना जी ने कर्ज लिया, पोते जो हैं उनके, the second generation, we are paying back 3,50,000 crores. ये होती है, this is what I call absolute irresponsible governance model. What we did during the current Prime Minister's period, sir, we took a number of steps to do it very differently. We diversified the sources of supply. The Honorable Prime Minister, who is very sensitive to the requirements of the most vulnerable sections of society, reduced the central excise duty on petrol and diesel on 2 occasions, sir, in November 21 and May 22, as a result of which, sir, I want to tell you, and this is very interesting, the loss of revenue to the government as a result of the reduction of excise was 2.2 lakh crores, sir. We also, our BJP-ruled states, and I want to thank them, they reduced the VAT. As a result of which, what happened is that we had 2 differential levels of petrol and diesel pricing. You had the BJP-ruled states where petrol on an average sells for 96 rupees a litre, and you had the non-BJP states, I don't want to name any, sir, because that's not, I think, the question, but the difference is about 12 rupees per litre. And sir, you never go to a petrol bunk to just fill 1 litre of petrol. An average car which a citizen uses, or a 2-wheeler or 3-wheeler, fills many litres. So if you have a car with 30 litres and the price differential is 12 rupees per litre, you will realize, sir, what is the issue involved. Sir, we have to deal with this in many, many different fronts. What the Honorable Prime Minister was able to do, and that is why we were able to, since the question is on utilization of gas cylinders under the Ujjwala scheme, I also want to thank the Honorable Member. Sir, there are 2 kinds of gas, within quotes, that I would like to refer to, and I want to do some context setting, sir. There is something called natural gas.
which comes along with the crude oil from below the surface or in deep sea. Sir, the other is the liquefied petroleum gas, sir. India imports approximately, sir, 60% of the LPG. And that import of 60% of the LPG, sir, has to be seen in the context of some of the crude oil which we import, which is utilized in our refineries, refined to produce LPG, sir. And I'm sure, as this answer, the body of the answer has indicated, sir, our consumption for the Ujjwala beneficiaries has gone up from very low earlier to now 3.8 per household, which means the number of Ujjwala connections is increased. 9 crores, 60 lakhs is the number of, and the utilization per household for our sisters who are utilizing that has also increased, sir. So there is good news on all fronts. But when the question was asked, I think there has been a narrative which I have found very difficult to understand. कई उज्ज्वला का connection ले लिया, पर utilization नहीं है. Sir, if you look at how many people have utilized the first connection, first cylinder, second, third, fourth, fifth, going, it is increasing all the time. And there is a variation between urban households where there may be large families, large number of people, etc., and smaller families. But the average of 3.8 cylinders per household, sir, is a very good feature. But I think a normal family size, husband, wife, and 2 children would be utilizing about 4. I thank you very much, sir. रिश्ते जल्दी बना लेते हो आपने कहा रिश्ते बहुत जल्दी बना लेते हैं पंजाबी की बात छोड़िए यू ओपनड अ फ्रंट ऑन द होम ग्राउंड सेकंड सप्लीमेंट्री श्री सुशील कुमार मोदी सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पीएम उज्ज्वला के कारण पॉल्यूशन रिलेटेड प्री मैच्योर डेथ्स कितने लोगों को बचाया जा चुका है क्योंकि जो पॉल्यूशन होता है उसके कारण कहते हैं कि लंग्स और बाकी अफेक्टेड होता है तो हाउ मेनी पीपल वी वर एबल टू सेव फ्रॉम डेथ प्री मैच्योर डेथ बिकॉज ऑफ पीएम उज्ज्वला नंबर और साथ ही साथ पीएम 2.5 का जो एमिशन है वो कितना इसके कारण कम किया जा चुका है क्योंकि एक रिपोर्ट छपी अखबार में कि 15 लाख लोगों को मरने से बचाया जा चुका है एंड 1.8 मिलियन टन पीएम 2.5 वर सेव्ड व्हिच कुड हैव बीन गॉन इनटू द मोदी जी वी कांट गिव क्रेडेंस टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स नहीं ठीक है इसलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि पीएम उज्ज्वला के कारण कितने प्री मैच्योर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स को बचाया जा चुका है तथा पीएम 2.5 एमिशन कितना कम किया जा सका है ऑनरेबल मिनिस्टर Sir, I want to thank the honorable member. सर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में दायित्व संभाला था मैं बात कर रहा हूं मई 2014 में उस समय देश भर में जो गैस कनेक्शंस थे वो करीब 14 करोड़ के करीब थे और आज के दिन ये 14 करोड़ से बढ़कर क्लोज टू 33 करोड़ हो गए हैं इसमें से 14 करोड़ से 33 करोड़ इसके बीच में उज्ज्वला की जो स्कीम है जो रोल आउट की गई उसमें 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला के कनेक्शंस हैं और इसमें अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया जब कैबिनेट ने अप्रूवल दिया उसके कि 75 लाख हम और उज्ज्वला कनेक्शन कर रहे हैं तो 75 लाख में से मैं समझता हूं जो आंकड़े मेरे पास हैं कोई करीब 34 लाख हमने उन 75 लाख में से भी दे दिए हैं सर इट इज वेरी क्लियर दैट शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल firewood, kerosene, coal, and other traditional listing onto gas, which is a cleaner cooking medium, much cleaner, has very significant health benefits, especially impacting on the lives of rural households, especially women. Now, the wood, dung, crop residues result in all kinds of air pollution, more toxicity. बट सर इसमें मैंने कई एस्टिमेट्स देखे हैं द ऑनरेबल मेंबर हैज रेफर्ड टू वन सच रिपोर्ट जो उन्होंने फिगर्स दिए मैंने वो भी देखे हैं मैंने कुछ और भी फिगर्स देखे हैं जो इससे भी ज़्यादा देयर हैव बीन आल्सो सम डिस्कशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बट सर मेरी सबमिशन आपके
through your good offices, sir, कि exact quantification, because ये उज्ज्वला के भी है और जो एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर 14 करोड़ से 33 करोड़ लगे हैं उसका भी लाभ है, और there are some other steps being taken. So the exact quantification as to how many lives were saved due to this initiative, we can say that we can save millions of lives. I have no doubt in associating myself or endorsing the honorable member's assessment that a lot of lives have been saved, but the precise quantification, because when something as unfortunate as morbidity takes place, then the causation becomes a problem. There were people during the pandemic who at the end of the day suffered from COVID, but they had their actual cause of death may have been because the immune system was down to the other. But I think the honorable member is right on target. This has been, in terms of health parameters, a transformational initiative by the Prime Minister, both the number of cylinders going up from 14 to 33, and subsequently, sir, the 9 crore 60 lakhs Ujjwala connections and the additional ones which have been gagged. But I would submit that I feel a little hesitant, sir, because of my civil service training, perhaps, to put an exact number it, but I think it would be very close to the millions that my colleague, the honorable member, refers to, sir. Third supplementary, Shri Biplab Kumar Deb. आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये जो एलपीजी सिलेंडर है, इसके टोटल प्राइस के साथ 20 रुपीस डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड रहता है। सेमी रूरल और रूरल में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कंज्यूमर से ये 20 रुपये के बारे में बताता भी नहीं, उनको जानकारी भी नहीं है, और उल्टा 50 से 100 रुपया चार्ज करता है जब वो पहुंचाने के समय। इसके बारे में मंत्री जी को जानकारी है क्या? नहीं है तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ है कि नहीं, और नहीं हुआ तो कब तक होगी, मैं ये जानकारी चाहता हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। जो सिलेंडर का दाम है 1100 रुपये जो शुरू में था, वो हमने देश भर के लिए उसको कम किया 200 रुपये का। आज उस 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर का दाम करीब 900 रुपया है। बट सर, देर आर रीजनल वेरिएशंस. It is quite one thing to deliver a cylinder, say in Delhi, from a dispensing point, and quite another to have a cylinder reached in the far reaches of the northeast. So there are a little small differences there. We are not only aware, the honorable member has asked, इसके बारे हमें जानकारी है कि नहीं? हमें पूरी जानकारी है, and we monitor it all the time. और अगर हमें कहीं लगेगा कि कोई जो additional logistical constraints के कारण जो चार्ज किया जा रहा है, whether it is unreasonable, we would be very happy to receive from others, and I keep receiving. Sir, the situation is, the पहला जो डिलीवरी चार्ज होता है सिलेंडर का, उसका 30 रुपया, 20 नहीं 30 रुपया है, ये कॉस्ट ऑफ द सिलेंडर में इंक्लूडेड है। दूसरा, कहाँ बहुत डिफिकल्ट जो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, जहाँ पे, और ये हर एक हमारी योजना में सर बात है, हम गैस की पाइपलाइन ले जाते हैं टू अ पॉइंट, अगर बात वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो एक ही पाइपलाइन से आप hundreds of connections you can deliver. But if the point of consumption and the household are several kilometers apart, then the cost of delivering the cylinder also goes up marginally. So we are both aware of this, we monitor this, and sir, the effort is on a continuing basis to bring the price down. इसमें जो उज्ज्वला के बेनिफिशरीज हैं, जैसे मैंने पहले कहा, अगर हमने सिलेंडर का नेशनल लेवल पे 1100 से 900 कर दिया, उज्ज्वला बेनिफिशरीज को पहले हमने 200 रुपए की राहत दी, और उसके बाद अगस्त 2023 में 100 और दे दिया. So the Ujjwala cylinder is available to the beneficiaries for 603. Sir, if you compare this with the price of the cylinders in countries around India, or if you look at the price of petrol and gas in other countries of the world, including in the advanced countries, sir, I think what will stand out is that the Honorable Prime Minister, because of his compassion and because of his commitment to the vulnerable sections of our society, we were able to do it. मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा सर, आपकी अनुमति से. इंडिया में गैस का सिलेंडर जो 14.2 किलोग्राम्स का है,
603 रुपये है, पाकिस्तान में 1059 रुपीस 46 पैसे, श्रीलंका में 1032 rupees and 35 paise, and Nepal में 1198 rupees 56 paise. So this is the thing. We are providing the cylinders virtually at 50% of the price or thereabouts. And this in spite of the fact, sir, that we import 60% of the gas, and sir, our gas prices have to be linked to international prices because we have 60% of our gas LPG is imported. And this is linked to the Saudi CP price, sir, which has gone up on an average in the last 2 years from about $415 to about $700 and something dollars. And yet, we have not passed on that increase to the consumer, sir. We have absorbed it. If the Saudi CP has gone up by 300% or 330%, we have only passed on 60%. And that is what makes the cylinder in India cheapest, sir. For supplementary, Srimati Sulata Dev. Thank you so much, Chairman sir, for giving me the permission. Sir, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि उजाला के चलते जितना सब्सिडी मिल रहा है गरीबों को ठीक है, मगर मिडिल क्लास फैमिली को भी कुछ सब्सिडी अमाउंट डीबीटी के जरिए उनके अकाउंट में आता था। ये 2020 से बंद है। क्या माननीय मंत्री ये बताएंगे कि ये सब्सिडी फिर से देने का कोई प्रावधान है क्या? थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, I'm very happy the honorable member has asked that question. I think there's some misunderstanding. We have what is called an eligibility criteria. The eligibility criteria, sir, consists of several markers according to which a beneficiary can receive benefits under the eligibility criteria. It's a defined criteria. Adult women belonging to any of the following categories, sir. SC households, ST households, Pradhan Mantri Awas Yojana, Grameen, most backward classes, Antyodaya Anna Yojana, T and XT garden tribes, forest dwellers, people residing in island, river island, SECC households, poor households as per 14-point declaration. But there should not be any LPG connection in the household other than the one you are applying for. So we also have a negative criteria. We have what is called a KYC form, document and undertaking, and this includes 14 points. If any beneficiary, after signing this form, is found to be in violation or in contravention of one of these 14 points, the connection could be withdrawn. What we had done earlier, the direct benefit that the honorable member is referring to, sir, is a very simple thing. Earlier, what used to happen, the consumer would go and pay 1,100 rupees upfront, buy the consumer, not allow. When we introduced the subsidy for the Ujjwala, now it's a direct transfer to the beneficiary's account. And that direct transfer takes place, sir, within 48 hours. I've never heard any complaint. So those who are entitled to receive the benefit continue to receive the benefit. It is entirely possible that the honorable member is referring to some households which don't qualify according to the criteria. As I said, there's an eligibility criteria, and then there is a KYC form. And this seems to be working well. I should mention that when the decision was taken to provide 75 lakh additional household connections, out of which 34, 15% of those 34 lakhs, sir, applications were rejected because by use of Aadhaar card, we found that those households had actually, within their definition of the household, another connection. Fifth supplementary, Srimati Vandana Chauhan. Sir, the Honorable Minister has said that the government has already started rolling out Ujjwala Yojana 2.0 with 75 lakh more connections to be given. So I wish to know that in the light of the fact that there was a CAG report which exposed some very, very serious discrepancies in the entire Yojana, has the government embarked upon any such exercise where this is addressed and the report comes, is tabled to this House or in public domain? Thank you, Honorable Minister. Sir,
I have now been around long enough, 39 years in the civil service and 6.5 years as a minister, 2.5 years with this ministry. If I am expected to respond कि एक रिपोर्ट आई है उसमें बड़ी गंभीर सवाल इशू है, मैं आपको 15 रिपोर्ट्स दिखा देता हूं जिसमें बड़े गंभीर सवाल उठाए जाते हैं, including the kind of false narrative building. If there is a report which merits attention, I'd be very happy to respond to the report. The point is, leave it. I'm here to take care of interest of everyone. Please, bear with me. Yes. Sir, today the Ujjwala scheme, as I said, started at the height of a period when there was need to provide targeted assistance to those of our sisters belonging to a defined criteria. We are providing that. Earlier, there were 2 points of criticism. One, that the utilization is very low. People have taken a cylinder and not. I'm coming to your answer. Please allow me trying to give you a complete answer. This particular CAG report that she is referring to has said that we have taken the recommendations of that into account in the tweaking that we are doing to the scheme. Now let me explain to you. The general impression was that out of those who had taken the first cylinder, not everybody moved to a second cylinder. So we have analyzed the numbers who have taken the first cylinder, number who have taken the second, fifth, sixth, seventh. The average today is coming to 3.8 cylinders per household, which I had submitted in response to an earlier question, is a reasonably good utilization. And today, that is increasing. But what is increasing is, it is not being allowed to be misused by those. Now, what is happening is that in some of the rural areas, where the poorer households have also got access to other forms of cooking, medium like firewood, etc., there the utilization was initially low. But even there the benefits, so we can do two things at the policy level. We can do the prachar. We are reaching out through social media, through Ujjwala Panchayats. We are also incentivizing the bringing down the cost is a clear effort in that direction. But the short answer is, since she did not mention the report, and since I think she has the CAG report in mind, let me answer categorically that all the recommendations have been included in the system's implementation. All the recommendations. But I heard that there is a report और बड़ी गंभीर है. वो तो मैं अखबार सुबह खोलता हूँ तो मुझे कई गंभीर चीजें पर I'm a student of history, मैं ये पूछता हूँ कि कौन सी ये लिखने वाला कौन है रिपोर्ट का, वहां से पता लगता है क्या क्या हो रहा है. By the way, sir, the CAG pointed out that male could take PMY, minor could take PMY more than 2 refills per day. Now we made changes. We don't allow males and minors too. The scheme is for ladies, for the ghar ki mahila ke naam pe, and this has already brought about a change. By the way, we take CAG's recommendations very seriously. Unlike my colleague is saying, unlike some previous dispensations which allowed the thing, but let me assure you, we take them very seriously, and certainly in my ministries, we take them extra seriously. Sir. Question number 77, Srimati J.B. Mathir Isam. Yes. Question 77. Honorable Minister. Will of the House. First supplementary, Srimati J.B. Mathir Isam. Ask the Honourable Minister whether the additional excise duty imposed on petrol and diesel during COVID times will be removed soon. Honourable Minister. Sir, we have some kind of a comedy of errors here. The excise duty was removed, not added. On 2 occasions, in November 21 and May 22, the Honourable Prime Minister reduced the excise duty on petrol and diesel, resulting, as I said, in response to an earlier question, in a loss of 2.2 lakh crore to the central exchequer. I also took the
liberty of pointing out that the BJP states or the BJP-run states also reduced the VAT that they were charging, unlike, I wish to submit, sir. Now, my colleague has mentioned Rajasthan. Sir, I, with due deference to you, sir, their petrol in Rajasthan was selling 12 rupees more expensive per litre than, say, in BJP states. In Kerala also, by the way. Second supplementary. But my submission, therefore, sir, is the Srimati J.B. Matherism. Second supplementary. Sir, the minister's reply says, and I quote, prices of petrol and diesel are market determined and public sector oil marketing companies take appropriate decisions on pricing of petrol and diesel. While crude oil prices Indian basket increased from US $73.30 per barrel December 2021 to US $112.87 per barrel during March 2022 and further to US $116.01 in June 2022 and continue to remain highly volatile, OMCs have not increased or revised prices since 6th April 2022, I unquote. However, Indian petroleum companies got the benefit of rupees 27,550 crores and India's import of crude oil for almost same volume in the first half of financial year 2022-23 in the first half of financial year 23-24 was 25% lower value-wise due to subsidized crude oil from Russia. So my question, this benefit is not seen passed on to the common man. Will you pass on these benefits to the common man in India? Sir, I would advise all my friends in the political world to use better research and think tanks, sir. All these statistics which the honourable member read out, I've heard this false narrative earlier. Let me place the facts before the House. Sir, the global situation today is characterized by an extreme, a high degree of turbulence. The military operations which started in February 2022 between Russia and the Ukraine, I'm choosing my words very carefully, and subsequently the attack by the terrorist group Hamas on Israel. This Dr. John Brittas, I am responsible. You will have to give up this habit. And please, you can take the floor only when I give that sanction. Please, sir, take your seat. Honorable Minister. Sir, during this 2-year period, during this 2-year period, sir, the price per barrel, has gone down during the lockdown to as little as 19 degrees 56 cents, and it went up to $128 per barrel. I am not in the fortune-telling or soothsaying business, sir. All I can say is that I cannot predict where the oil prices will be, but I can predict, based on hard facts, that the oil marketing companies, I'm talking to our PSUs, because they are good corporate citizens, they incurred a loss of 21,000 crores. So we had a combination of three things. One, we had the Honorable Prime Minister reduce the excise duty which the centre charges, which meant the centre, at a time when it was providing 800 million people or 80 crore people 3 meals of dry ration in a day, it was foregoing revenue of 2.2 lakh crores. That is what the central government did. The BJP-ruled states cut their VAT. This is in sharp contrast to what my colleague asked about raising oil bonds. Karza le nana or bhukte pota. This was in Hindi, sir, not in Punjabi. The Punjabi is slightly more colorful, sir. Now, my point is, for someone to be asking me a question, Please. Honorable Minister, through the chair. Honorable Sir, I say again, central government, Honorable Prime Minister reduces the excise duty on 2 occasions, November 21, May 22, reduces the reduction in price by 13 rupees and 16 rupees.
OMCs as good corporate citizens incur a loss of 21,000 crores, BJP state, that is why the prices are lower. Now, if the question is, why don't we make oil or gas or something totally free? Well, there was a distinguished leader of this House, Prime Minister, who's still a very distinguished member of the House. He said, money does not grow on trees. I'm a student of his. All I can say is if the resources were limitless, we could maybe reduce it. But the OMCs are also answerable to their taxpayers, to their shareholders. And I think what has been done in India, which has made our prices lower than any other major economy in the world. If you get the November figures, they'll be even lower. If today is 5%, they'll be lower by 11%. Third supplementary, Dr. Ashok Kumar Mittal. सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सब्सिडी दे रही है, लेकिन एक हैरानी की बात है कि बेनिफिशियरी द्वारा रिफिल की संख्या कम हो रही है। सरकार ने जुलाई 23 में संसद में बताया कि 12% बेनिफिशियरी ने एक भी रिफिल नहीं कराया। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्या सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है और इसे सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सर, मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहूँगा, संज्ञान भी लिया, एक्शन भी लिया, और आज स्थिति ये है कि एवरेज जो है 3.8 सिलेंडर है। अगर कुछ लोग मान लीजिए एक सिलेंडर लेते हैं, उसके बाद कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है या उनको सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, हमें उस पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा चिंता करनी है कि लाभार्थी बढ़े। और मैंने जैसे कहा, टोटल गैस सिलेंडर्स देश में 14 करोड़ से 33 करोड़ पहुंच गए हैं। उज्ज्वला के लाभार्थी इस समय 9 करोड़ 60 लाख है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया 75 लाख और जोड़े हैं, उसमें 34 लाख ऑलरेडी जुड़ गए हैं। और दूसरी चीज मैं बताऊं, हमने कई और कदम उठाए। आप 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की जगह 5 किलोग्राम का ले लो। हमने बाकी प्रोसेस बढ़ा दिया है, और इस समय 100.85 करोड़ रिफिल्स पिछले 3 साल में लिया, 100 करोड़ रिफिल्स लिए गए हैं। तो ये कहना कि कहीं रिपोर्ट आई थी उसमें ये एक समय आया होगा, किसी ने किया होगा, पर आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि हम 100.85 करोड़ रिफिल्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन एंड दिस प्रोसेस इज ऑन द इंक्रीज। मुझे लगता है ये जो 75 लाख भी लिया है, इसकी भी सैचुरेशन जल्दी हो जाएगी। 34 लाख तो हो गए। फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्री जवाहर सरकार। Question number 77, fourth supplementary. Sir, go to your seat. I'm helping you. Shri, you seem to have forgotten your seat. Yes. Has been repeatedly mentioning that the oil marketing companies have taken a hit and therefore the customers have been saved. He has given it to me in writing on 25th November that public sector oil marketing companies have suffered under recoveries. Admitted. At the same time, would the Honourable Minister be kind enough to state how much profits went to the private oil refiners during the same critical period, because I have data with me at my disposal which we are exchanging, sometimes not in the best of manner, we are in regular exchange. How much profits were made by, okay, I'm naming 2 companies, Reliance and Rosneft, that has taken over SR's company in Gujarat, at rock bottom prices. They bought it at rock bottom spot prices from the Russians, whereas oil companies were unable to take the Russian offer, despite the fact that the External Affairs Minister was defending our stand, because they were bound by long-time contracts. So the benefit of the Russian Honourable oil member, went ask your straight supplementary. to 2 private limited companies. Ask your supplementary. Honourable Minister. How much profit did they make? 1 second.
When you are talking of right, don't make gesticulations like this. If you haven't finished, Don't I'll make wait for you to finish. gesticulations like this. We are all because addressing I would Honorable Chair. appreciate only one of you Have some states. manners. Yes, Honorable Minister. Sir, the honourable member provides me Also the from civil service. honourable member Also from civil service. also from Civil service. Yes, Civil service. Yes, at least there he had to take an exam to pass to enter, like I had to. But the subsequent change in profession, I'll come to that in a minute, sir. I want to tell the honourable member, I want to tell through you, sir, that the honourable member has obliged me with a large number of letters. He raises the same 3 queries in every letter. So in the last letter, Please, let the minister answer. Let the minister answer first. In the last letter, I did something which I would have done as an undergraduate student. I said, I have received your letters of this date, this date, this date. You have raised the following 3 queries. Then I drew a chart. The answer to the first query is given in para so-and-so. The question in the second query is given in para so-and-so. Sir, I am happy to make, through your good offices, the letters public that will show what the honourable... If it is an MPhil degree or a... Can I complete? Honourable members, one second. Sir, I can understand the honourable members, Honourable Minister, but I have the floor and I'm not yielding to him. I only yield to you, sir. One second. I think it will serve public interest that the communication sent by the honourable member and the response emanating from the honourable minister, both are tabled here. Absolutely. Fifth supplementary, Dr. John Brittas. Thank you very much, sir. Dr. John Brittas. Thank you very much, sir. The Honourable Minister has been harping on the discounts given by the Union Government at the behest of the Honourable Prime Minister. I have an answer with me which says that last year... What's your supplementary? Sir, I'm asking, sir. Let me just formulate, sir. Okay. Sir, last year, the total duty and taxes which has... Sir, please. Communications. Sir, see the quantum of money that has gone to the National Exchequer, that is Union Government, is 4,28,000, whereas all states put together, it is hardly 3 lakh. And this is where he is saying that... So what's your supplementary? So my point is that, sir, that though we talk in terms of Atmanirbhar, the dependence on import has gone up from 82% to 88%. Will the government of India ensure that the dependence on import is brought down and also cop the idea of Mr. Gadkari that 60% ethanol need to be blended so that the petroleum prices go down? Honourable Minister. Sir, I am indeed very grateful to the honourable member who asked this question because it helps me clarify what the reality is. Sir, we have probably about 88,000 petrol retail stations in the world, in India. Out of these, I think the bulk of them are run by OMCs. There are about 8,000 in the private sector, 20,000 in the private sector. Sir, what we did, insofar as the private sector is concerned, we imposed a windfall tax. We imposed export cesses, and we enforced the Universal Service Obligation Fund that 30% of what they were producing had to be supplied to the domestic market. I don't think, sir, in the history of India, this has ever happened. And, sir, let me clarify. One of the private refiners is in the SEZ, and we had a situation where the export volume, when he talks about windfall profits, we imposed a windfall tax, which the Finance Ministry reviews, I think, on a fortnightly basis. Secondly, the export volumes before this period and after the period and during the period have remained constant. We ensured the trilemma that there was availability, there was affordability and sustainability.
So there is no question of our not having done that. Sir, I have repeatedly clarified this to the honourable member who's perhaps seeking a PhD, John Brittas, the honourable member, maybe in JNU, I don't know. I'd be happy to provide inputs for that study, but I can tell you I am grateful to you, sir, that you have given me the clearance today to put this into entire correspondence in the public domain. Please, I am told that the PhD comes cheaper in Kerala. He said he got PhD in Kerala. Take your seat, take your seat. Take your seat. Honorable Minister, 1 second. Take your seat. Take your seat. Please, all of you take your seat. Take your seat. Take your seat. Take it. Sir, Honorable Minister. I would again like to emphasize that there was a situation at one stage where some, I choose my word very, very carefully, some operators decided not to sell fuel at a lower price because that would have amounted to incurring a loss. And all these universal service obligations were invoked. Everyone fell in line. That only Modi ji's government could have done, because without fear of favor, we enforced the law, enforced windfall tax, exports act, and we enforced the universal excise. Now all manner of, yes, it's all right, all manner of decibel level raising. Sir, I am indeed grateful to you. I want to repeat this, that you have given me the permission to make that correspondence public. It will be done during the course of the day today. 1 second. So, and the economy today, so that is the proof of the pudding. Economy today is firing on all cylinders because we are reducing the import development, and what we have done, we are increasing the ENP and we have increased the biofuel mixing. I heard the word ethanol, which my dear colleague, my learned colleague, Mr. Honorable Member John Brittas mentioned. I mean, there was so much decibel level there, I couldn't get the full question. We're very happy to tell him what we are doing in biofuels, in compressed biogas, and in green hydrogen. Thank you, sir. On a point, sit down. I give opportunity to Dr. John Brittas to ask an additional supplementary. And 1 second. And Dr. John Brittas, please, 1 second. Please put it very pointedly. Come on. Sir, first is point of clarification. I have a PhD from JNU. I am proud of it. And of course, his finance minister... Question number 78, Shrimati Priyanka Chaturvedi. Priyanka Chaturvedi. Honorable Minister. It on the table of the House, sir. Shrimati Priyanka Chaturvedi, supplementary number 1. Yes, sir, I've gone through the statement. I just wanted to check with the Honourable Minister through you, sir. Is it correct that the scheme is not available in every city? If it's true, then why not? Honourable Minister. I want to make it absolutely clear, sir. This scheme is available pan-India in all urban local bodies. And if there is some place which does not qualify on that, I'd be very happy to sit with the honourable member and sort this out. But the fact that this scheme started at the height of the pandemic, when the honourable Prime Minister wanted to insulate one of the most vulnerable sections of our society from the adversity they were facing, we rolled out the guidelines in one day. 1 month, the scheme started rolling. Today, we have already got something like 56.89 beneficiaries. And I would like to tell the honourable member that, in fact, we have a portal which is upgraded daily. I was responding, sir, to a question in the Lok Sabha, I think a few days ago, when I used the figure 56 lakhs of beneficiaries. And I found that today, when I was preparing for this session, I knew the honourable member had asked the start question, it has gone up to 56.89 lakhs. And I'm sure by the time we finish the day, it will be past 57 lakhs. So I also want to share that the total number of beneficiaries who have
taken the first loan are 56.59 lakhs. Number who have taken the second loan are 15.82 lakhs. Third loan has been taken by 2.05 lakhs. And two studies which are very significant. One, sir, by the Indian School of Business in Hyderabad, and the other by the chief economist of the State Bank of India, I think Soumya Kanti Ghosh, sir. They show the success of this scheme, that it has a persistency ratio of 68%. Now we have a situation, the scheme has succeeded in making people who were drawing, jo ready patri pe apna karobar karte the, it has succeeded in freeing them from the vice-like grip of the money lenders from whom they were borrowing at the rate of 100 to 300% a day. And the fact that the numbers are increasing, the number of loans are increasing, shows that it's available everywhere. The second thing is, sir, each of these persons in the informal sector, their details are being onboarded and they are being made beneficiaries of 8 other Kendriya Yojanas so that they can benefit from them. We had some difficulties with some state governments who were not, because there is a old problem that the local authorities, they don't give them the respect that is due. The local authorities try to play this, I have to be careful with my words, sir, who are great difficulties in the work of the street vendors. I've been writing letters to the chief ministers, my secretary has written to the state government, and we think that those problems are being ironed out. There are 13,700 vending zones. If some place you think or anyone thinks not there, kindly bring it to my notice. And if it's an urban local area, the vendor may be living in a rural area, but the trade is to be plied because this is under the 2014 Act, which is for urban sector Act in 2014, sir. Second supplementary, Srimati Priyanka Chaturvedi. Sir, I got a long reply from the Honourable Minister, but he hasn't really answered the question I asked. Secondly, sir, before I ask the supplementary, I just wanted to bring it to your notice. You had come up with a very historic decision where you said the responses by the ministers would be gender neutral. When I was reading the response to my question, every answer starts with a yes, sir. So just wanted to bring it to your notice and to the Parliamentary Affairs Minister's notice. The second question, sir, is if the government is maintaining a database of number of disabled people and number of women beneficiaries that have been enrolled in this scheme. Honorable Minister. Sir, I can mention straight away, I think 44, no sir, if I have the question, I'll answer it. This is a straightforward second supplementary she's asked. 44% of the beneficiaries are Mahilas. Scheduled caste, scheduled tribe, equally. Total number, if you add minorities, 9%. Sir, the spread, when a beneficiary or a potential beneficiary comes to seek a loan, based on a letter of recommendation or a certificate, they don't ask the caste, etc. But we have done an analysis after that, and the answer is very clearly 44%, SC, ST, another 40% plus minorities. Now somebody asked me the figure, why are minorities? I said, I cannot, for instance, ask why a particularly well-to-do minority community from where the honorable member, why don't they want to ask for street vendor loans? I think they're the kind of people who run banks. They don't need to be street vendors. And the data on disability, disabled data is not available with us. That data we have tried informally to ascertain because the loan-seeking process does not have that category. It's as simple as that. And any other question, she said first, she asked a question, I gave a long. If I had got a straightforward question, I will give a straightforward answer. So please, I request her through you, sir, to send me the question. I'll send her a How will they provide housing to them? That is one thing, sir. Second, I think the minister was telling something about JNU. I also have a PhD from JNU. I am proud of it. It is one of the most
Honorable most Minister, consistent top university of the response country, to the first part. and it is the only university from our Great country which has a admirer place of in the JNU, sir. Nothing will go on record, If I had, instead of going and teaching at a Delhi University college, if I had got a little time to Sir, get a PhD, I may have opted for JNU also. Sir, kindly respond to the So the supplementary that question is very concerns your simple. ministry. The question is very simple. You see, if we make cumbersome data requirement as a prerequisite, which used to happen in a previous dispensation, no loans will be given. So all we are saying is, you need minimum data. All you do is bring us your Aadhaar card. So that one card, Aadhaar card, is enough for us and for the banks, and the bulk of the loans have been given by the public sector banks, sir. I think about 80–85%. Private sector banks have been a little slow, maybe because the amounts involved in the loans are small. 10,000 for the first loan, 20,000 for the second loan, 50,000 for the third loan. But the Aadhaar card, and I may submit this to the House through you, sir, is more than sufficient for the banks to understand, and that is why we are also able. Sir, I also have the statistics, how much the public sector banks have given. Their contribution 92.8%, private banks 1.70%, small finance banks 0.17%, state cooperative banks 1.60%. I can send these statistics. There is no difficulty. But if the positive criteria and the negative criteria are not complied with, I mentioned out of the first 75 lakhs, the additional 75 lakhs, 34 lakhs, 15% were disallowed because of the very rigorous scrutiny to which the applications are being subjected, sir. Fourth supplementary, Sri Raghav Chadha, not present. Sri Samirul Islam. Would the Honorable Minister give the data of the percentage of the loan given under the scheme to SC, ST and minority communities in last three years state-wise? Please go ahead. Honorable Minister. I'm afraid I didn't get the... Honorable member may repeat. Sir, would the Honorable Minister give the data or percentage of the loan given under this scheme to SC, ST and minority communities in last 3 years state-wise? Sir, I can give the figures, but what I can tell you, sir, overall, the marginalized sections, OBC 43%, SC 19%, ST 3%, other minorities 8%. But state-wise, I can get the data. I would be very happy to provide it, but it will need to be collected because we don't collect data on that basis. It is the banks which give the loans as per the guidelines who maintain the data. But if you want to know how many in the state of Orissa, how many in Andhra Pradesh, it's something that I'm sure we can get and try and share with the honorable members. Dr. Ashok Kumar Mittal. But the people who have to avail it, they face certain problems in getting the loans and other benefits under the scheme. My question is, does government do any survey or take feedback from the user of these kind of facilities? Thank you. Honorable Minister. Sir, there is a presumption in what the honorable member is saying कि कई हमारे बहन भाई लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. क्या हम उनसे करते हैं? Sir, we monitor the portal on a daily basis. I just mentioned 3 days ago when I was answering in the Lok Sabha, the figure was 56 lakhs. Today it is 56.89 lakh. And we are running an open house. There is an open portal if anybody has a difficulty. But I find it strange to believe that a member of parliament is talking about a difficulty being faced by some loan applicant, and the loan applicant has not brought it to our attention. I don't think there is any difficulty. If there are, we are ready to iron it out. और सर्वेक्षण तो होता है, वो कुछ समय के बाद होता है. हम तो डेली इसका एनालिसिस करते हैं. Question number 79, Dr. Lakshmikant Vajpayee. Honorable Minister. Supplementary number 1, Dr. Lakshmikant Vajpayee. माननीय सभापति जी,
मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि मेरठ की एयर स्ट्रिप 2014 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हुई थी 24/2/2014 को। एक अनुबंध हुआ था जिसमें जमीन सरकार को देनी थी, राज्य सरकार को, और एआई को एयरपोर्ट विकसित करना था। आज की तारीख में वहां पर 2280 मीटर लंबी और 210 मीटर चौड़ी जमीन उपलब्ध है। मेरी इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डीजीसीए से भी बात हुई थी, वो सहमत थे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यहां से 72 सीटर एटीआर को उड़ाने के बारे में सरकार कुछ कार्रवाई करेगी, आश्वासित करेगी सदन को? माननीय मंत्री जी। सर, सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। शुरुआत में मैं ये सांसद महोदय और सदन को भी सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महत्व नागर विमानन क्षेत्र में दिया गया है, शायद इस देश के इतिहास में कभी भी पहले नहीं दिया गया था। जहां 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट बने थे, पिछले 9 वर्षों में 75 एयरपोर्ट बनाकर 149 एयरपोर्ट, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट आज बन चुके हैं। और वहीं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की हम बात करें तो 65 वर्षों में 3 एयरपोर्ट बने थे ग्रीनफील्ड, पिछले 9.5 वर्षों में 12 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें, 65 वर्षों में केवल 6 एयरपोर्ट थे, इन पिछले 9 वर्ष में 3 और बने हैं और अगले 2 साल में अध्यक्ष महोदय 9 और एयरपोर्ट हम उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। 6 से 18 तक हम लोग बनाएंगे। मीरठ का सवाल इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। मीरठ में 45 एकड़ की ज़मीन केवल उस एयरपोर्ट में थी। हमने एक प्रपोज़ल रखा था उड़ान 4.2 में, जहां मीरठ लखनऊ मीरठ की रूट अवार्ड की गई थी 19 सीटर की एयरक्राफ्ट के लिए। पर वो एयरपोर्ट की जो रनवे के साथ एक सेफ्टी एरिया होना चाहिए, वो कम से कम 75 मीटर रनवे के दोनों तरफ होना चाहिए। वर्तमान में केवल 40 मीटर है। एटीआर के लिए हम लोग ने प्रस्ताव बनाकर उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था। 300 एकड़ की ज़मीन चाहिए, IFR इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रेटेड, जहां वेदर के आधार पे भी फ्लाइट लैंड कर सकता है। 300 एकड़ की ज़मीन चाहिए और बोइंग और एयरबस के लिए अतिरिक्त 200 एकड़ की ज़मीन चाहिए। इस सदन के पटल पर मैं आपके द्वारा माननीय सांसद महोदय जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। सतर्कता के साथ, सकारात्मक सोच के साथ प्रशासन से बैठकर मंत्रालय के पास वे प्रस्ताव लेके आए कि 115 एकड़ ज़मीन हम आपको और देंगे, आप ओरिएंटेशन अगर बदलेंगे तो एटीआर एयरक्राफ्ट मीरठ में इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रेटेड नहीं लेकिन विजुअल फ्लाइट रेटेड, मतलब केवल आंखों के आधार पर, वो संभव हो सकता है। तकनीकी तौर पर हमने पूर्ण कार्य किया और सांसद महोदय जी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है कि अगर ये 115 एकड़ की ज़मीन हमको दे देंगे तो एटीआर एयरक्राफ्ट केवल VFR, IFR नहीं, केवल VFR विजुअल फ्लाइट रेटेड के आधार पर हम वहाँ लैंड कर पाएंगे। सांसद महोदय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार जब 115 एकड़ ज़मीन हमको देगी, तुरंत कार्रवाई हम लोग करके मीरठ को भी मैंने उन्हीं 9 एयरपोर्ट में शामिल किया है जहां हम लोग विमान वहां लेकर आएंगे। ये विश्वास में इनको दिलाना चाहता हूं। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर लक्ष्मी। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का तो धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन एक बात स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं कि IFR उड़ाने के लिए आज जगह है हमारे पास, वो जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कब्जे में है। VFR उड़ाने के लिए जो जमीन चाहिए उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति दे दी है। आपकी सप्लीमेंट। हमारा कहना यह है कि ATR 72 उड़ा दीजिए। मैं भी माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं जनप्रतिनिधि होने के नाते कि सरकार को आवश्यक 300 एकड़ और 200 एकड़ जमीन दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। माननीय मंत्री जी, वर्तमान रनवे पर नया रनवे, माननीय मंत्री जी, मैं दोबारा समझाना चाहता हूं। जी, माननीय मंत्री जी, मैं दोबारा समझाना चाहता हूं आपके द्वारा सर माननीय सांसद महोदय को कि 115 एकड़ की ज़मीन अतिरिक्त हमें ज़रूरत है। VFR विजुअल फ्लाइट रेटेड के लिए ज़मीन कम ज़रूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रेटेड के लिए ज़्यादा पड़ती है।
तो हमने ये सोचा कि तुरंत तीव्र गति से वहाँ ATR हम लोग लाना चाहते हैं, तो विजुअल फ्लाइट रेटेड हम लेके आए। उसके लिए 115 एकड़ ज़मीन और अतिरिक्त चाहिए, जो हमारे अधीन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन वर्तमान में नहीं है। इनके सहयोग के साथ वो जब 115 एकड़ ज़मीन मिलेगी, हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। The House will meet at 2 p.m. today. नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में इस बार हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 की। इन दोनों विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से पारित कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन दोनों विधेयकों को सदन में पेश किया और इस पे करीब 6 घंटे चर्चा चली। आइए देखते हैं सदन में किसने क्या कहा। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में करीब 6 घंटे चर्चा चली और इस चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने अपने मुद्दों को सदन में रखा
जम्मू कश्मीर से जुड़ी बातों को लेकर अपनी अपनी बात सदन में रखी और एक जोरदार चर्चा लोकसभा में देखने को मिली। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान एक विधान एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह विधेयक मूल रूप से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में कुछ संशोधन के लिए लाया गया है। अब दुर्लभ और शोषित जो वर्ग हैं, सामाजिक जातियां के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्ग करने की बात कहा जा रहा है। यह शब्दों के कारण जो भ्रम और परेशानियां थी वह अब दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कदम है। यह धाराओं और उपधाराओं में भी संशोधन होने जा रहा है। यह सब उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करने के साथ होने जा रहा है। अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां की सूची में भी कई जातियां को शामिल किया जा रहा है, जो राज्य की मांग के अनुरूप है। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों से भी काफ़ी सुझाव आए हैं, उन्हें भी सरकार को ध्यान में रखने के लिए मैं अपनी मांग रखता हूँ। जम्मू कश्मीर के करीब 16 जातियाँ और लद्दाख क्षेत्र से 12 जातियाँ अब अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएगी। यह राज्य के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। सब धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की नज़रें जम्मू कश्मीर पे लगी हैं। और 370 के बाद खास करके तो जो पिछले 68-70 सालों से इन्हें कुछ दिया नहीं, जो वहाँ के जो एसटी में जो गुजर मुसलमान हैं या जो गुजर बकरवाल हैं, तो इनको पिछले दिनों इनकी वोट ले ली जाती थी, रिश्तेदारियां कर ली जाती थी, और देने के नाम पे इनको कुछ होता नहीं था, जितनी भी पिछली सरकारें रही हैं। तो 370 हटने के बाद इनको जो सुविधाएं दी, मुझे लगता है कि जो आज मौजूदा सरकार है उन्हें पूरा रिसर्च कराया, चाहे कारगिल के समय था, चाहे 1947 के समय था, चाहे 1952 के समय था, जितने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाइयाँ हुई, जितने भी उग्रवादी हमारे देश में घुसते थे, उनको बगैर तनख्वाह लिए हुए सरकार से और सरकार के सिपाही की तरह वहाँ के जो गुजर मुसलमान हैं, जो गुजर बकरवाल हैं, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसको ध्यान में रख करके सरकार ने इनको जो आरक्षण की सुविधा दी। दिल से मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद देता हूं, सराहना करता हूं और भर्त्सना करता हूं, जो पिछले 68-70 सालों में इनको कुछ दिया नहीं गया था। तो मैं एक चीज आज कहना चाहता हूं, जो पीओके से लेके आ रहे हैं उनको कुछ भी सुविधा दो, बहुत ही अच्छी बात है। और जो गरीब लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनको भी सुविधा दो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वहाँ के जो गुजर मुसलमान हैं, जिन्होंने हमेशा जाने दिए देश के लिए, लड़ाइयाँ लड़ी हैं देश के लिए, और 370 पे जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, उनके लिए सरकार ने जो एक आरक्षण निश्चित किया, अगर किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को दान दे देते हैं, किसी को कोई चीज़ दे देते हैं, उसमें से अगर वापस लेते हैं तो फिर बहुत जोर पड़ता है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षण किसी को भी देना है तो जो पहले उनको 10% दे दिया, उससे
अलग रखा जाए, उनका आरक्षण ना छेड़ा जाए, और जो अब देना चाहते हैं सरकार आरक्षण, उनको अलग से कितना ही दे दो। तो हम देश के लिए जो लोग जान दी, और देश हित में और जनहित में और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल के हित में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके आरक्षण को ना छेड़ा जाए। अगर सरकार को कोई आरक्षण देना भी है तो अलग से उनको कितना ही भी आरक्षण दे दो, पर उनका काम ना करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री हसनैन मसूदी जी। इलेक्ट्रिसिटी की बात कीजिए, अभी हेल्थ केयर की बात कीजिए, सारा जो मैन पावर क्राइसिस सिस्टम में देखिए, चंद एक कल्चरल प्रोग्रामों से, स्पोर्ट्स इवेंट से नॉर्मल सी नहीं, यू कैन नॉट बिल्ड अ नॉर्मल सी नरेटिव जस्ट डिपेंडिंग ऑन अ फ्यू कल्चरल इवेंट्स। ये देश, ये मेरा देश, ये हो गया मेरा गांव, ये हो गया मेरा टाउन, ये बनाइए, रोज़ रखिए, तो यहाँ वो कैसे हो जाएगा? तो मेरी यही आपसे इज़्ज़त है कि आप इन पर तब तक आप नहीं इंसिस्ट कीजिए, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ना आ जाएगा। जो भी होगा वो भी होगा, उसके बाद हमारी दूसरा पड़ाव होगा और क्या तरीका होगा, तो तब तक मैं कंटेंट पर नहीं, जो ये है, जो प्रयास है, हम कहते हैं हर एक को इख्तियार मिले, हर एक को बाइख्तियार बनाया जाए, जो अभी तक अंडर प्रिविलेज्ड है, जो एट द एंड ऑफ द क्यू है, उसको भी दिया जाए, रिजर्वेशन दी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दो बिल पे जो बोलने का मौका दिया। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों और साथ ही साथ पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जिस दोनों के माध्यम से इसको संशोधन करके जम्मू कश्मीर में एसटी कम्युनिटी हो, एससी कम्युनिटी हो, वेमेन हो या कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, विस्थापित परिवार, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड्स है, उन सब को एम्पावर करने का जो बिल यहाँ पे लाया है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और बताना चाहता हूँ, इस बिल से पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जब इलेक्शन होता था, उसमें टोटल 87 एमएलएस जो चुने जाते थे और उसके अलावा 24 सीट जो है पीओके, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, उनके लिए जो रिजर्व रखते थे। दुर्भाग्य की बात यह था 24 सीट रिजर्व के नाम से खाली रखते थे, लेकिन अपने इस देश के अंदर जो लोग वंचित थे, जो लोग डिप्राइव्ड थे, उन्होंने ये मांग किया, और वो मेरे लद्दाख में भी ऐसे क्षेत्र है जो 1971 के युद्ध के बाद आज़ादी हो के भारत के साथ फिर से जोड़े, ऐसे तुरतुक, त्याक्षी, थांग, गिरेरी, चुलुंखा जैसे गांव। मुझे खुद याद है कि हम बार बार मांगते थे कि जो वहाँ से इस तरफ आए, ऐसे गांव, ऐसे विस्थापित लोग, ऐसे हमारे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोग वंचित हैं, उन रिजर्व सीट से 1-2 सीट उनके लिए निकाला जाए। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं, हमारे स्पीकर साहब के दौरान एक दिन, ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो, जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती, क्या सच, सब खुलेआम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं जी, हम तैयार हैं। आप तैयार करो, आप अधीर रंजन जी दरखास्त हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं, दे दिए हैं दरखास्त, मेरा दरखास्त दे दिए हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहावत थी जिसको कहते कि वाजपेयी डॉक्ट्रिन, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। आप पालन करती है नहीं, आप खुद तय कर लो। विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने मुद्दे
जम्मू कश्मीर को लेकर सदन में रखे, सरकार से तमाम सवालों के जवाब मांगे और उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का उत्तर लोकसभा में चर्चा के दौरान दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 इस पर इस सदन में जो बहस हुई है, इसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ। मुझे एक बात का आनंद भी है और हमारी संसदीय प्रणालिका के लिए अच्छा भी है कि किसी ने इस बिल के तत्व का विरोध नहीं किया है, इस बिल के हार्द का विरोध नहीं किया। मान्यवर, लगभग 6 घंटा चर्चा चली और कांग्रेस के श्री अमर सिंह से लेकर अधीर रंजन जी तक 29 वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त किए, मगर बिल के उद्देश्यों के साथ बाय एंड लार्ज सभी ने सहमति व्यक्त की। ये मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बिल लेकर आया हूँ, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना, दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग, ये नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजों को ढेर सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अलग अलग तरीके से थोड़ा कम आंकने की प्रयास भी किया। किसी ने कहा कि पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है, वो जरूर देखना। नाम के साथ सम्मान जुड़ा है, वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वो गरीब का दर्द भी जानते हैं। और जब इनके आगे बढ़ाने की बात होती है तब कई बार तो मान्यवर मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती थी,
हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तित कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं, और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से 1 महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहाँ पर हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। मान्यवर, सुरक्षा का परिदृश्य में इस पर बाद में बात करूंगा। ढेर सारे सदस्यों ने इसकी चिंता भी व्यक्त की है, मैं भी चिंतित हूं, परंतु क्या हुआ है वो बताना ये मेरा फर्ज है, क्योंकि एक और से रिकॉर्ड पर चीज़ें आ गई है तो मुझे जवाब तो जरूर उसका देना पड़ेगा। और आज जो धारा 370 हटने के बाद क्या विकास हुआ, आतंकवाद तो अब भी चल रहा है, कश्मीरियत का कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ों के जवाब मैं बहुत डिटेल मान्यवर दूंगा। और ये दोनों जो संशोधन है वो संशोधन आने वाले दिनों में इतिहास इस सदन के इस प्रयास को और सदन के आशीर्वाद को हर कश्मीरी जो प्रताड़ित है वो याद रखेगा, हर कश्मीरी जो पिछड़ा है वो याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 साल से दर दर की ठोकरें खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों बहनों को न्याय दिलाने के लिए उनको 2 सीटें का रिजर्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से यहाँ शरणार्थी बने हुए लोगों को रिजर्वेशन दिया। ऑर्गेनाइज हड़ताल जो कॉल देकर पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका, और कश्मीर की वैली और जम्मू बंद हो जाते थे। 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में, एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद नहीं। मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, 23 में क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, नो इंजर्ड नो डेथ। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेस पथराव के कारण 6235 हुए थे इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस बार क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है 0 इंजर्ड है। क्या बदलाव हुआ है, इनको मैं कहता हूं क्या बदलाव हुआ है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
और मान्यवर, सीज फायर के वायोलेशन की घटना 2010 में एक साल में 70, 2023 में 2, घुसपैठ 2010 में 489, 2023 में सिर्फ 48, आतंकवादी मारे गए 112 मारे गए थे, कुल मिलाकर एवरेज निकाल दे तो 278 आतंकवादी मारे गए हैं। मान्यवर, वापिस लौट गए, पहले 18 वापिस लौटे थे, अब 281 वापिस लौट गए हैं। पाकिस्तान मान्यवर, और वो ऐसे ही नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर की लोगों की सुरक्षा और इनके जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अथक परिश्रम किया है। मान्यवर, गृह मंत्रालय हर माह यहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहाँ जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूँ। मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट चुकी है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार के साथ बताया कि जम्मू किस तरह से विकास कर रहा है, कश्मीर किस तरह से विकास कर रहा है। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और कश्मीर को लेकर भी खासी